Good afternoon, one and all. Today is 27th May 2021, and we'll be taking third chapter, processes versus processors. The processes are the running program. जो processes रहते हैं वो running program रहते हैं. These are the logical computing agents that perform the task. ये जो है ये logical units हैं जो task perform करते हैं. Processors क्या होते हैं? These are the hardware units, physical units हैं जहाँ computation perform हो रहा है. So we are talking about these two. Now this is hardware and this is the running program. This is a mapping of one to one. मतलब अगर एक प्रोसेस को रन करना है तो एक प्रोसेसर चाहिए होता है, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि मल्टीपल अगर प्रोसेसेस रन हो रही है तो उसके लिए एटलीस्ट वन प्रोसेसर चाहिए. But when we talk about multiple processes and multiple processors, so that the execution can be done in parallelly, पैरेलल प्रोसेस करना है तो उस समय वन टू वन मैपिंग होगी. मतलब जितने प्रोसेसेस होंगे उतने प्रोसेसर होंगे, सो दैट सारे के सारे जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली हो जाए. So we will see the algorithm to implement these processes versus processors in parallel, and the algorithm may be the complex algorithm with multiple stages. किस तरह से perform होगा. So now we will see that this can be implemented using matrix multiplication. Matrix multiplication का जो algorithm था तो वो किस तरह से implement करेंगे. उसको implement करने के लिए there are two stages. Two-stage algorithm. पहला क्या होगा, decomposition होगा, and then mapping suitable for the message passing paradigm using the used to exploit parallelism among the nodes. And each task that original matrix multiplication problem decomposes into a matrix multiplication composition itself. The next step is to develop a decomposition mapping strategy suitable for shared memory paradigm. मतलब पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, decomposition करना. एक जो बिगर प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, और फिर वो जो सब प्रॉब्लम्स है उसको पैरेलल एग्जीक्यूशन करना. पैरेलल प्रोसेसर्स के साथ में मल्टीपल प्रोसेसर्स इंक्लूड हो जाएंगे, एंड देन द वन सिंगल टास्क कैन बी परफॉर्म लाइक दिस. So to implement that, the strategy which is being included is decomposition techniques. So now let's talk about the decomposition technique. मतलब जो हमने बताया है पैरेललिज्म इंक्लूड करने के लिए प्रोसेसेस वर्सेस प्रोसेसर की. सो डिकम्पोजिशन टेक्निक क्या बोलती है? डिकम्पोजिशन टेक्निक बोलती है कि एक जो टास्क दिया हुआ है उस टास्क को, एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पैरेलली, एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ दीज टास्क साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली. मतलब छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके उन टास्क को साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट करेंगे. That is what the decomposition technique is. अब इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासिफाई किया हुआ है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन में, डेटा डिकम्पोजिशन में, एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन में, स्पेक्युलेटिव डिकम्पोजिशन में. जिसमें से रिकर्सिव एंड डेटा कंपोजिशन जो है ये these are the techniques which are relative purpose. These are for the relative general purpose techniques, and this exploratory decomposition and speculative decomposition. ये जो है these are special purpose problems. These are categorized under special purpose, और ये recursive और data जो है वो general purpose के अंदर categorize किया हुआ है. Now let's begin with the recursive decomposition. Recursive decomposition मतलब पहला एक बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको स्मॉल टास्क में दो इसमें डिवाइड करना, दो को फिर से सब दो में डिवाइड करना, फिर सब का जो दो टास्क है उसको और डिवाइड करना. मतलब रिकर्सिवली डिवाइड करते जाना, और जब तक वो माइन्यूट कन्वर्शन में नहीं आ जाता तब तक उसको रिकर्सिवली सॉल्व करना, एंड देन गो बैक इन द स्टैक फॉर्म. दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी. तो यहाँ पर हमने डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी लगाई है. डिवाइड एंड कॉन्क्वर मींस द टास्क इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 or 3, and those are again divided into 2 or 3 या उससे ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम किस टाइप से इम्प्लीमेंट किए, एंड रिकर्सिवली उसको डिवाइड करते जाना टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. अब क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम देखते हैं. अगर आपको मालूम होगा तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक जो बड़ा प्रॉब्लम दिया होता है पूरा, उसको जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको में डिवाइड किया, ठीक
फिर उसके बाद में फर्स्ट पार्ट को फिर से आधे में डिवाइड किया, फिर आधे में डिवाइड किया, फिर एक उसका पाइवोट लेकर उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट उसको एक्सक्यूट करेंगे। इसमें जो राइट साइड वाला है उसको भी एक्सक्यूट करते हैं और फिर उसको मर्जिंग करते जाते हैं। तो इस टाइप से ये क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम एक्सक्यूट होता है। तो क्विकसॉर्ट टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ बेस्ड ऑन रिकर्सिव डिकम्पोजिशन फॉर सॉर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ 12 नंबर्स, 12 नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए एक ये रिकर्सिव ग्राफ बताया हुआ। जैसे ये देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 12, तो 6 6 डिवाइड कर दिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बाद में यहाँ पर डिवाइड कर दिए। यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से इसको 2 में डिवाइड किया, फिर इन दो को 1 और 3, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में क्या किया है, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट पाइवोट बन गया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास में इसको डिवाइड करने के बाद में जो ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स आए हैं इनको सॉर्ट किया है, इनको सॉर्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास में छह नंबर से छोटे जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड में प्लेस होंगे और 6 नंबर से जो बड़े नंबर्स हैं वो इस साइड में प्लेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 4 2 और 6 जो एलिमेंट है ये 6 भी प्लेस हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में दिस 5 इज आल्सो बीइंग प्लेस्ड लेस देन कितने एलिमेंट्स लिया है 1 2 3 4 लिया है, 4 के बाद में 5 से सारे एलिमेंट्स इस साइड में प्लेस कर दिए, 5 के बाद में जितने एलिमेंट्स इधर प्लेस किए राइट साइड में। अब इसको फिर से यहाँ पर 2 में डिवाइड किया, तो इनमें जो स्मॉलर एलिमेंट है वो 3 से छोटे जो एलिमेंट्स है उसको लेफ्ट साइड में डाला है, 3 से छोटे कितने होंगे 1 और 2 और ये 3 और 2 यहाँ पर डाला, फिर 1 और 2 जो है सॉर्ट किया, यहाँ पर सॉर्ट किया। यहाँ पर भी अगेन 6 एलिमेंट्स, 6 लिखा है, 6 हमारा पाइवोट एलिमेंट, पाइवोट एलिमेंट यहाँ पर ये राइट साइड में 9 दिया है, ठीक है। तो 9 इंक्लूडिंग 9 एंड ग्रेटर देन 9 राइट साइड में गए एंड 9 से लेस जो नंबर्स है यहाँ पर सॉर्ट करके डाले, यहाँ लेफ्ट साइड में डाले। फिर इनको फिर से 2 में डिवाइड किया, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो 5 और 6 ये सॉर्ट किया, 7 और 8 सॉर्ट किया, 5 6 7 8, और सिमिलरली यहाँ पर ये पाइवोट एलिमेंट 11 डाला, 11 एलिमेंट से बड़े जो है वो राइट साइड में जाएंगे, इससे छोटे यहाँ पर। तो जो सिंगल एंटिटी बनती है सिंगल ये सॉर्टेड एलिमेंट, तो ये सॉर्ट किया हुआ, ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है जो आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम अपने टास्क के भी लिए यूज करेंगे, जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे और इसको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करेंगे। इंडिविजुअली प्रोसेसर्स के पास में एग्जीक्यूशन होगा, प्रोसेस होगा, और इसका जो आने के बाद में ये मर्जिंग हो जाएगा और वापस आपको ये पूरा का पूरा जो है सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएगा, ये टास्क आ जाएगा, ओके। Serial program for finding the minimum in an array of numbers a of length n. Just a minute. Now let's see the algorithm. A serial algorithm for finding the minimum in an array of numbers a of length n. n length के length कितनी है n, और उस array में से elements जो find out, जो particular element find out करना, that is minimum. सॉर्टिंग करना है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मिनिमम इन एन एरे ऑफ नंबर्स ए ऑफ लेंथ एन। तो नंबर्स कितने हैं ए, उसकी लेंथ कितनी है इंडिविजुअल की एन। तो बिगिन, ये हमने कौन सा एल्गोरिथम लगाया है, दिस इज क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। सो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम एरे ए ऑफ 0, लेंथ कितनी है एरे की, ये एरे हो गया हमारे पास में a of 0 is equal to 10, a of 1 equal to 12, a of 2 equal to 5, a of 3, ऐसे कितना हो गए n एलिमेंट्स हो गए। सपोज n की वैल्यू 10 है तो 0 से लेकर 9 तक एरे एलिमेंट्स आएगा। तो अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 to n-1, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हमारे पास में आ गए। ये एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे, if a of i is less than minimum then min is equal to a of i। मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली और मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। Now once we construct the computation as divide and conquer algorithm, we can use recursive decomposition to extract the concurrency। अब हम recursive decomposition जो है वो यूज करके उसको extract कर सकते हैं divide and conquer। तो divide and conquer में क्या करते हैं हम, उसको सीक्वेंस को 2
पार्ट्स में डिवाइड करेंगे n/2, फिर मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, फिर n/2, इस तरह से हम लोग रिकर्सिवली फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो यहाँ हम लोग इसको सेम चीज जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर के साथ करेंगे। ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं है, ये सिंपल एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया है जहाँ पर एक मिनी फर्स्ट वैल्यू को एरे का फर्स्ट एलिमेंट को हमने मिनिमम बोला एंड वी हैव कंपेयर्ड दैट एलिमेंट विद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स a of 1 a of 2 a of 3 सबके साथ में कंपेयर किया, जो सबसे छोटा होगा वो मिन के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करना है? द टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ फॉर फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस 4 9 1 7 8 11 2 12, ठीक है, ये एलिमेंट्स है। Each node in the tree represents the task of finding the minimum of a pair of numbers. तो इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का टास्क है, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू किया, नीचे से देखो, नीचे से डिवाइड एंड कॉन्कर शुरू किया। 4 और 9 है, 4 और 9 है, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये 4 आ गई। फिर उसके बाद में 1 7 है, 1 7 में मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। 4 और 1 में से मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 1, ये। अब इसके बाद में 11 एंड 8 एंड 11, 8 एंड 11 में से मिनिमम 8, 2 एंड 12, 2 एंड 12 में से मिनिमम 2, 8 एंड 2 में से मिनिमम 2, so minimum of 1 and 2 is 1. So this is how the recursive program for finding out the minimum in an array of numbers a of length n length का इस तरह से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्विकसॉर्ट। अब इस क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का इसका जो मेथड है, एल्गोरिथम है, वो किस तरह से इंप्लीमेंट। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले n इक्वल टू 1, अगर n 1 है मतलब एक ही एलिमेंट है, तो जो एक एलिमेंट है वही मिनिमम वैल्यू है। अब हमने क्या किया? क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम लगाया, तो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम लगाया। ये देखो, रिकर्सिव अंडरस्कोर मिन, ये फंक्शन दोबारा कॉल किया रिकर्सिव मिन। हमने क्या किया? इसको सब डिवाइड किया a n, तो a n/2, और दूसरा वाला क्या किया? a n/2 टू n माइनस n/n2, मतलब ये राइट साइड का जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हमने इसको क्या किया? पहले इसको आधे में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड किया, फिर 4 को फिर से ये लेफ्ट साइड में 2, और फिर उसके बाद में इन दोनों को फिर 4 को 2 में और फिर 2 में। तो इस तरह से इसको सब डिवाइड किया। तो रिकर्सिवली हमको डिवाइड करना, तो रिकर्शन में हमने क्या कॉल किया? ये लेफ्ट साइड के लिए कॉल किया रिकर्सिव फंक्शन, मिनिमम के लिए राइट साइड के लिए कॉल किया। इसको एरे देना पड़ेगा, तो ये a n ये पूरा एरे है, इसका आधा एरे यहाँ पर ले लिया पहले में, और आधा एरे नेक्स्ट राइट साइड का जो एरे है ये लिया। तो ये रिकर्सिवली डिवाइड करे जा रहा है। रिकर्सिवली डिवाइड करने के बाद में हमने l min और r min को चेक किया। ये जो हमारा रिकर्सिवली डिवाइड होने के बाद में ये l min और r minimum है, l minimum और r minimum। जब मैंने इसको सब डिवाइड किया तो 4 और 9 अलग अलग हो गए, इन दोनों से मिनिमम वैल्यू निकाल के हमने इसको 4 दे दिया। तो इस तरह से ये दोनों चेक होंगे, और इसमें मिनिमम वैल्यू या एल मिन की मिन में चली गई, और अगर ये ऐसा नहीं है तो आर मिन वैल्यू मिनिमम। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी, और उसके बाद में इनमें से सभी में से मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी रिकर्सिवली। तो द यूज ऑफ दिस मेथड दैट इज रिकर्सिव डिवीजन। तो यहाँ पैरेलली एग्जीक्यूशन हो सकता है कि ये जो हाफ वाला एरे है, ये अलग प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है, ये वाला हाफ वाला जो टास्क है वो अलग प्रोसेसर, उसको जितना भी सब डिवाइड करते जाएंगे वो इंडिपेंडेंट ईच अदर। एंड फाइनली जब रिजल्ट आता है तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? दैट इज द मिनिमम वैल्यू। सो दिस टाइप ऑफ वर्क, दैट इज डिवीजन ऑफ द प्रोसेसेस बाय द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो हमने इसको डिवाइड एंड कॉन्कर से एक प्रोसेस को इतनी मल्टीपल सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया ताकि सारी प्रोसेसेस सब प्रोसेसेस जो है पैरेलली सारे प्रोसेसर्स के साथ में एग्जीक्यूशन हो जाएगी, और इस टाइप से पैरेलल एग्जीक्यूशन करने से हमारा जो है टास्क जो है वो जल्दी परफॉर्म होगा। जो हमने सेकंड फर्स्ट डिकम्पोजिशन देखा था दैट इज रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, सेकंड डिकम्पोजिशन इज डेटा डिकम्पोजिशन। The data decompositions, these are commonly used method for deriving concurrency in algorithms that operate on large data structures. जो large data structures के ऊपर परफॉर्म रहता है उसके लिए डेटा decomposition। large data structures मतलब data may be available in any of the data structure form, जैसे tree के फॉर्म में अवेलेबल है, stack के फॉर्म में अवेलेबल है, queue के फॉर्म में अवेलेबल है। then we have different data structures which we have
स्क्रैप के फॉर्म में डेटा अवेलेबल है. सो फॉर दैट वी कैन यूज द मेथड ऑफ डेटा डिकम्पोजिशन. इसमें किस तरह से हम करेंगे इसको, इन दिस पहला स्टेप क्या होगा, द डेटा ऑन विच द कंपोजिशंस आर परफॉर्म्ड इज पार्टीशन. पहले उसको पार्टीशन किया जाएगा. सेकंड स्टेप इज डेटा पार्टीशनिंग इज यूज्ड टू इंड्यूस अ partitioning of computation into tasks. The operations that these tasks performs on different data partitions are usually similar. जैसे हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और chosen from a small set of operations and leave factorization and equal 10. तो पहला हमने क्या किया, पहला हमने उसको पार्टीशन किया एंड देन डिकम्पोजिशन में डेटा को पार्टीशन किया एंड देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंप्यूटेशन प्रोसेस. तो partitioning of data can be performed in many possible ways. So इसमें जो first है partitioning output data. Output data को partition कैसे करेंगे? Each element of the output can be computed independently of the others as a function of the input. जो हमारा output है उसको हमने partition किया input को देखे बिना, so that we can perform the partitioning on the output. Such computation, a partitioning of output data automatically induces the decomposition of problems into tasks where each task is assigned the work of computing a portion of the output. So we introduce the problem of matrix multiplication 3.5 मतलब partitioning output data. जो हमारा डेटा डिकम्पोजिशन है उसमें डेटा को हम पार्टीशन करेंगे एंड देन वी अप्लाई द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इनटू इट. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम मतलब सपोज में हमारा ये वाला मेथड है, इसमें आउटपुट को पार्टीशन किया. कैसे किया देखो, पहला ये जो है पार्टीशनिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मैट्रिसेस इनटू 2 by 2 सब मैट्रिक्स. इसको किस में पार्टीशन किया, 2 by 2 मैट्रिक्स में पार्टीशन किया, जिसका हमारा ये वाला आउटपुट एक्सपेक्टेड है. मतलब this row is multiplied by this column, a11 is multiplied by b11 plus a12 is multiplied by b12 and we will get one aggregate value that is c11. Similarly first row is multiplied by second column and we will get this value. So multiplication 2 by 2 multiplication. तो ये हमारा आउटपुट आ गया. अब इस आउटपुट को देखो हमने कैसे लिखा है. ये आउटपुट ऐसे लिखा, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4. ये चार टास्क हो गए. इन चार टास्क को एग्जीक्यूशन करने के लिए ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया. दिस इज द वे वी डिकम्पोज डेटा. डेटा को हमने इस तरह से डिकम्पोज किया और इसको पैरेलली एग्जीक्यूशन किया. मतलब अगर हमको सपोज सिंपल वे में अगर हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम ये चार जो टास्क हैं ये चार टास्क को चार प्रोसेसर्स को दे देंगे और ये चारों प्रोसेसर साइमल्टेनियसली वर्क करके ये हमको मैट्रिक्स के चार एलिमेंट्स देंगे. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन which is being done by four processors. Four processors execution कर रहे हैं. चारों processors एक साथ execute करेंगे जबकि ये डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है. ये वाली वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट टाइम भी कर रही है और सेकंड टाइम भी कर रही है. तो यहाँ पर डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब A21 और A21 यहाँ पर भी यूज हो रहा है. बट स्टिल अगर ये चार प्रोसेसर्स इस टाइप से इंक्लूड करते हैं और हमारे पास में जो आउटपुट आता है तो हमने आउटपुट के बेसिस के ऊपर चार प्रोसेसर्स को इन्वॉल्व करके ये एग्जीक्यूशन किया. दिस इज डेटा डिकम्पोजिशन. ओके, नाउ two examples of decomposition of matrix multiplication into 8 tasks. ये देखो ये दो वे से डिकम्पोजिशन किया हुआ है. डिकम्पोजिशन फर्स्ट दैट इज टास्क 1 c11 is equal to a11 into b11. सेकेंड टास्क क्या हो गया, c11 is equal to c11 plus a12. मतलब जो ये वाला मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा c11 में उसके बाद में इसके साथ में ये ऐड होगा. जो हम एल्गोरिथम्स हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन C12 एलिमेंट जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और इसके साथ में ऐड हो जाएगी जो हमने पहले किया था. सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर जैसे लिखते हैं ना, वैसे C12 इज इक्वल टू C12 प्लस C12 B2. ओके, अदर डिकम्पोजिशन इज C11 इज इक्वल टू A11 B11 एंड C11 इज इक्वल टू C12 A12 B2. तो ये सेम है. ये देखो, तो ये हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन हो गया, ये हमारा सेकंड डिकम्पोजिशन हो गया. मतलब कि हमने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसको डिकम्पोज किया पहले और इसको बाद में डिकम्पोज किया. तो यहाँ पर देखो तरीका अलग है. ये C12 ये C12 ये 11 और 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं. C12 में 12 और B22 मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
U1 V1, ओके, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है तो कुछ चीजें कॉमन भी है। ये तो डिकम्पोजिशन दो तरीके से किया हुआ है एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 8 सब टास्क। ए 8 टास्क में डिवाइड किया, तो 8 टास्क में डिवाइड करने के लिए हमको इसमें इतने प्रोसेसर्स इन्वॉल्व करके हम इसको पैरेलली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कंप्यूटिंग आइटम सेट फ्रीक्वेंसीज इन अ ट्रांजैक्शन डेटाबेस। ये हमारे पास में एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रांजैक्शन डेटाबेस। तो ट्रांजैक्शंस इनपुट एंड आइटम सेट्स इनपुट्स एंड फ्रीक्वेंसीज आउटपुट, दो इनपुट लिया हुआ है, ट्रांजैक्शंस इनपुट लिया हुआ है और आइटम सेट्स इनपुट लिया हुआ है। ये डेटाबेस ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दिए हुए हैं, कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रही है और ये आइटम सेट्स है जिनके ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और ये हमारा आइटम सेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दिस इज जस्ट द आउटपुट व्हिच वी आर गेटिंग। ये हमारा डेटा सेट ट्रांजैक्शंस है और ये आइटम सेट्स है, ये दोनों इनपुट है। इन इनपुट से हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट की है, किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब पार्टीशनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड आइटम सेट्स अमंग द टास्क, अब इसको पार्टीशन कर दिया। कैसे पार्टीशन किया है, इसको टास्क 1 टास्क 2 में डिवाइड कर दिया। ये सिंगल रो जो था आइटम्स और ये वाला इनपुट, दो इनपुट और ये आउटपुट, तो हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया है, we have divided up to taking this as entire input, ये भी input as it is लिया हुआ है। but जो second item set है, second item set में देखो हमारे पास ABC DE CFG AE यहाँ तक का जो है, इसको फर्स्ट इसमें लिया, फिर CD DK BCF एंड CDK ये सेकंड इसमें लिया एंड सीधा आउटपुट 1302 एंड यहाँ पर 1200, मतलब मल्टीप्लिकेशन ये दिस मल्टीप्लाइड बाय this multiplied by this first, this multiplied by second, इस तरह से हमने इसको लिया हुआ है। तो ये इसको दो टास्क में डिवाइड कर दिया, आधा आधा, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट इट इज बीइंग डिवाइडेड। ये आउटपुट के बेसिस पे पार्टीशनिंग डेटा डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट, तो इसको हमने दो पार्टीशन में डिवाइड किया। ये टास्क 1 हो गया, टास्क 2 हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट। so that is under the data decomposition, and first under data decomposition is partitioning depending upon the output. Okay, second next is partitioning depending upon the input data। input data के ऊपर कैसे partition करेंगे, some decomposition for computing items at frequency in the transaction database। अब हमारे पास में इनपुट के बेसिस पे इसको इनपुट को आधा आधा डिवाइड किया, FGH के इसके बाद की कितने थे वो यहाँ पर सेकंड वाला जो वैल्यू है वो सेकंड आइटम सेट्स जो है वो एज इट इज है, आउटपुट भी एज इट इज है। तो इनपुट को पार्टीशन किया हुआ है एंड देन इट इज डिवाइडेड अंडर टू टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2। तो टास्क आर बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन द इनपुट वी हैव, पहला वाला आउटपुट के बेसिस पे, दूसरा वाला इनपुट के बेसिस पे। और दूसरा पार्टीशन कैसे किया, सेकंड आइटम सेट के बेसिस पे, सेकंड आइटम सेट के बेसिस पे। सेकंड आइटम सेट्स को जो और सब डिवाइड किया, ये देखो ये जो पहला वाला था, इस फर्स्ट वाले को, ये फर्स्ट वाले को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जब फर्स्ट वाले को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये दो इसमें आ गया। ठीक है, इनपुट को भी डिवाइड किया तो ये आउटपुट में डिफरेंस आया और उसके बाद में इसको जो सेकंड वाला जो ये वाला हमारा ये दिस एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड टू टू, तो ये ऐसे किस करता है, इसको दो में डिवाइड करके आउटपुट में भी दो में चार टास्क है इससे। तो पहला हमने डिकम्पोजिशन देखा, पार्टीशन डेटा डिकम्पोजिशन में पार्टीशन पार्टीशनिंग डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट। सेकंड देखा पार्टीशनिंग डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड थर्ड इज पार्टीशनिंग डिपेंडिंग अपॉन बोथ इनपुट एंड आउटपुट, दोनों इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनपुट और आउटपुट के ऊपर पार्टीशनिंग जो डिपेंड करता है वो फिगर 3.13 बी, ये वाला जो है, ये बी वाला जो है वो ट्रांजैक्शंस एंड फ्रीक्वेंसीज अमंग द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इनपुट को भी पार्टीशन किया और आउटपुट को भी पार्टीशन किया, तो ये वाला हमारा सिर्फ इनपुट पार्टीशनिंग वाला। ठीक है, पार्टीशनिंग इंटरमीडिएट डेटा, इंटरमीडिएट डेटा मींस बीच का जो डेटा है उसको हमने पार्टीशन किया हुआ है। उसका एग्जांपल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस A and B with partitioning of the three dimensional intermediate matrix। अब 3D मैट्रिक्स लिया है, देखो हमने कभी 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स नहीं लिया हुआ है, 3D मैट्रिक्स लिया हुआ है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 कॉलम है 1 रो है। ठीक है, अब इसको कैसे किया, इसको 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्रिएट किया, दिस
यहाँ से ये क्रिएट हुआ एंड सिमिलरली दिस इनटू दिस, तो ये यहाँ पर ये क्रिएट हुआ 1 1 1 1 1 2 1 2 1 एंड 1 2 2। तो ये 1 जो है दैट इज कांस्टेंट, 1 जो है ये कांस्टेंट है। देखो ये 3D में क्रिएट करने के लिए ये 1 जो है वो कांस्टेंट है। ये 1 किसको डिनोट कर रहा है कि हमारे पास में एक ही कॉलम और एक ही रो है। अब इसका जो एलिमेंट है 1 1, ये भी 1 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये वाला जो है ये 2 1 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 ये 1 1 1 2 2 1 2 2 ये एलिमेंट्स है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में ये वाला है A12 A22, ये वाला इसके साथ में किया और हमने ये अचीव किया एंड फाइनली व्हेन वी ऐड दीस टू वी गेट द 3D डेटा। जब हमने इसको किया तो 3D डेटा जो है वो उसके फॉर्म में इसको कर, ये जो 3 है ये देखो 3 है 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, इन जब को इन दोनों को किया तो 3D को अगेन हमने 2D में डिवाइड किया। मतलब जो हमारे पास में 2x2 मैट्रिक्स था, ये जो 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्म था उसको हमने 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स पार्टीशन किया और इसको हमने तो वापस कन्वर्ट कर दिया 2x2 मैट्रिक्स। So decomposition of matrix multiplication based on partitioning the intermediate 3-dimensional matrix. Intermediate 3-dimensional matrix में partition किया तो स्टेज 1 में ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है और हमने यही अप्लाई किया, ये जो हमने अभी मेथड दिखाया था वो अप्लाई किया। उसके बाद में क्या किया, इसको स्टेज 2 में फिर से इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में। देखो इसको आधा आधा डिवाइड किया, ऊपर का और नीचे का, और फिर इसको 2 डायमेंशन पे कन्वर्ट किया। तो 3D में कन्वर्ट, स्टेज 1 में 3D में कन्वर्ट किया और स्टेज 2 में फिर से उसका जो मैट्रिक्स आएगा इसको हाफ डिवाइड किया और ये आधा और आधा दोनों को ऐड करके ये तो a decomposition introduced by the partitioning of D। अब देखो कितने टास्क हमारे पास हैं, हमारे पास में 12 टास्क है। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2x2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 12 टास्क में डिवाइड किया। अगर हम जितने मैक्सिमम टास्क में डिवाइड करेंगे उतना प्रोसेसिंग पैरेलली होगा। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 ये सब पैरेलली प्रोसेस हो रहा है। और जब ये पैरेलल प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट आएगा। ओके, a task dependency graph of decomposition shown in figure this। तो ये देखो हमारा टास्क डिकम्पोजिशन किस तरह से हुआ, 1 2 ओके एंड देन 3 4 को कंबाइन किया, फिर 5 6 को कंबाइन किया और 7 8 को कंबाइन किया। ये टास्क फिर ये 9 10 11 12, ये जो 9 10 11 12 है ये कॉम्बिनेशन किसका है, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 D1 1 1 2 1 1, इन दोनों को हमने ऐड किया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो C1 1 आया। मतलब जो हमारा टास्क 9 है दैट डिपेंड्स अपॉन टास्क 1 एंड टास्क 2। तो 8 टास्क पैरेलली परफॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद में वो 8 टास्क होने के बाद में ये 4 टास्क होंगे। तो जब ये दोनों हो जाएंगे 1 एंड 2 तो 9 टास्क एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। जब टास्क 3 और 4 हो जाएगा तो टास्क 10 हो जाएगा। जब टास्क 5 6 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। जब 7 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 8 जो है D1 1 1 2 D1 2 D2 2 2 D2 2 2, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 7 और 8 की वैल्यू के ऊपर। तो ये दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं लास्ट टास्क जो है। तो ये जो 8 टास्क हैं इनको हमने ग्राफिकली कैसे डिवाइड किया कि ये 8 टास्क है, इससे हमारा टास्क 9 टास्क 10 11 एंड 12 करते हैं। ओके, so owner computes a rule, a decomposition based on partitioning output or input data is also widely referred to as owner computes the rule। So this is how this computes the rule। तो हमने पहला देख लिया, ये पार्टीशनिंग देख लिया, ये हमने फर्स्ट डिवाइड एंड कंकोर देखा था, recursive decomposition, data decomposition। Now exploratory decomposition। Exploratory decomposition is used to decompose the problem whose underlying computation corresponds to a search of a space for solutions। Search space for solution। So we partition search space into smaller parts। सर्च स्पेस को एआई का टेक्निक है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्च स्पेस को हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सर्च ईच वन ऑफ दीस पार्ट्स कॉन्करेंटली। अब इन सब पार्ट्स को जो है हमारे उनको हमने कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन किया। तो एग्जांपल दिया हुआ है 15 पजल प्रॉब्लम, ये एआई का प्रॉब्लम है 15 पजल प्रॉब्लम। तो 15 पजल प्रॉब्लम में हमने एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन किया, सर्च स्पेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। 15 पजल प्रॉब्लम में ये देखो 15 पजल प्रॉब्लम इंस्टेंस शोइंग द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये डाटा जो है हमारा, ये डायग्राम, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 2 3 4। ओके, 4 4 जा
16 और ये वाला जो है ये एलिमेंट, ये बॉक्स जो है खाली है, स्वैपिंग के लिए इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो टोटल 16 हमारे पास में मेमोरी स्पेस है और एक हमने मेमोरी स्पेस स्वैपिंग के लिए छोड़ रखा है। तो 15 puzzle problem, 15 elements are there and we need to optimize this, we need to solve this 15 puzzle problem. Okay, second is this is the final configuration. ये जो डायग्राम है हमारा ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है एंड अ सीक्वेंस ऑफ मूव्स लीडिंग फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है और फाइनल स्टेज में देखो सॉर्टेड नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अगर हमको ये नंबर्स दिए हुए हैं और हमारे पास में सिर्फ यही स्पेस है तो आप इसको किस तरह से मूव करोगे ताकि हम आ जाए। जो हमारा ये रहता है क्यूब, अगर आप लोग क्यूब सॉल्व करते हो तो उसमें 4 ही फेस रहते हैं, समझ में आ रहा है। ये 2D है, वो जो क्यूब रहता है वो हमारा 6 फेसेस रहते हैं, तो वो 6 डायमेंशन रहते हैं, 6 डायमेंशन 3 रहती है, 6 फेसेस रहते हैं। तो 6 फेसेस को आप 6 कलर्स में आप उसको एडजस्ट करते हो। सिमिलरली यहाँ पर ये 2D ही है जिसमें 15 नंबर दिए हुए हैं और उन 15 नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, यूजिंग एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये इंटरमीडिएट देखो ये यहाँ पर मूव किया हुआ 1 2 3 4 ये तो ऑलरेडी अरेंज है, 5 6 8 9 10 ये 7 जो है ये 7 अपनी पोजीशन पे डाला, यहाँ पर 7 डाल दिया, आ गया ये 5 6 7 8 सिर्फ ये एलिमेंट अपनी प्लेस पर आया। उसके बाद में ये प्लेस छूट गई, यहाँ पर 11 डाल दिया, ये 11 डाल दिया, 12 अपनी प्लेस पर आया। तो सिर्फ इतने ही मूव लगे, 1 2 3 मूव्स लगे और 3 मूव्स करने के बाद में हमारे पास में ये सॉर्ट पजल आ गया। Now let's see states generated by an instance of 15 puzzle problems. अब देखो ये इसकी different states जैसे जनरेट हुई, हमारे पास में ये एक ये वाला जो है ये हमारे पास में इनिशियल पजल्स था, इनिशियल पजल था, इसको हमने टास्क में डिवाइड किया। पहले वाले टास्क में क्या किया, पहले वाले टास्क में इसका मूव बताया, ये टास्क 4 है, ये टास्क 3 है, ये टास्क 2 है और ये टास्क 1 है। वन टास्क में तो इसको इस तरह से डिवाइड करके इसको सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। तो ये नंबरिंग को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से करेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड थे ना, तो सारे टास्क इंक्लूड नहीं हुए, 3 4 स्टेप्स में ही हो गए। ठीक है, उसका डायग्राम दिया हुआ है, an illustration of anomalous speedups resulting from exploratory decomposition. So total serial work is 2m plus 1 and total parallel work is 1. Whereas total serial work here is m and total parallel work is 4m. 8, 4, 3. And the last decomposition is speculative. Speculative decomposition is a special type of form decomposition. Speculative और exploratory जो है वो special type of decomposition. Speculative में क्या होता है, a program may take one of many possible computationally significant branches depending on the output of other computations that precedes it. मतलब एक का आउटपुट दूसरे के लिए फर्क पड़ता है, मतलब एक का आउटपुट जो है that helps in the decomposition of or computation of the other one. So in this situation, one task is performing the computation whose output is used in deciding the next computation. मतलब output of one will be used as an input for the second one or is being used in performing the task for the second one. So other tasks can concurrently start the computation of the next stage. तो दूसरा जो टास्क है वो नेक्स्ट स्टेज का जो है वो कंप्यूटेशन तभी शुरू करेगा जो पहले वाले का शुरू करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर दिस लास्ट टाइप पैरेलल डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, a simple network for discrete event simulation. तो ये हमारा सिस्टम इनपुट्स है ए बी, सिस्टम कंपोनेंट्स है सी डी ई एफ और जी एच ये आई एंड तो नेटवर्क एंड डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में जैसे सपोज 2 इनपुट्स दिए हुए हैं, इसको सब डिवाइड किया सी डी और ये जो बी वाला है बी इनपुट, ये एफ और ये वाला ए, ये दोनों बी इसको ई को कंप्यूट करने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली जो जी है इसको कंप्यूट करने के लिए डी ई और एफ का इनपुट्स लग रहा है। सिमिलरली जो
जो लास्ट है दैट इज हाइब्रिड कंपोजिशन. हाइब्रिड डिकम्पोजिशन फॉर फाइंडिंग आउट द मिनिमम ऑफ एन एरे. यहाँ पर सबका कंपोजिशन डिकम्पोजिशन किया, मतलब डेटा डिकम्पोजिशन किया और रिकर्सिव डिकम्पोजिशन कर. मतलब रिकर्सिव में हमने जो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज की थी और डेटा डिकम्पोजिशन में हमने इस तरह से डिकम्पोज किया. तो ये देखो यहाँ पर 3 7 2 9 इनमें से मिनिमम वैल्यू 2 कर देते हैं. इन दोनों में से इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू पहले इसमें से मिनिमम वैल्यू 2 निकली, इसमें से मिनिमम वैल्यू 4 निकली, इसमें से मिनिमम वैल्यू 6 निकली, इसमें से मिनिमम वैल्यू 1 निकली. तो 6 और 1 में से हमारा 1 निकला, 2 और 4 में से हमारा 2 निकला, 2 और 1 में से 1 निकला. सो वी हैव फर्स्ट यूज्ड द डेटा डिकम्पोजिशन. यहाँ डेटा डिकम्पोजिशन किया, सबको डिकम्पोज किया और छोटे-छोटे पार्ट्स में ग्रैन्युलरिटी में डिवाइड किया और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया. फिर रिकर्सिव डिकम्पोजिशन उसके ऊपर अप्लाई किया. तो हमने 5 टाइप का डिकम्पोजिशन देखा. So this ends up today's topic. Let's revise what we have done. We have seen these 5 decomposition. Let's talk about decomposition. Technique. Recursive decomposition, data decomposition, exploratory decomposition, and speculative. And the last one is hybrid decomposition. Recursive decomposition depends on uses the divide and conquer, data decomposition. उसके बाद एक्सप्लोरेटरी एंड स्पेक्युलेटिव एक सर्च टेक्निक इस्तेमाल करता है. और इस टाइप से हमने सारे एग्जांपल्स इनके देखे हैं. और लास्ट वाला जो था उसमें डेटा डिकम्पोजिशन और रिकर्सिव डिकम्पोजिशन के अंडर द हाइब्रिड डिकम्पोजिशन के अंदर डेटा डिकम्पोजिशन किया हमने पहले और फिर रिकर्सिव डिकम्पोजिशन किया. वी हैव डिवाइडेड द प्रॉब्लम इनटू टास्क और वो टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म